सीधे आपको वाराणसी की रोनिया लेके चलते हैं, जहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जनसभा संबोधित कर रही हैं इस वक्त। ये तो आप लोगों को मालूम है। इसके अलावा आपके इस वाराणसी जिले में इनके द्वारा, बीजेपी के द्वारा यहाँ के बुनकरों सहित अनेक और स्थानीय समस्याओं को भी दूर करने की जो बड़ी बड़ी बातें कही गई थी, तो अब वो भी हमें जमीन पर पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही है। यहाँ के शहर के लोगों को बड़े बड़े वायदे किए थे, बुनकरों को भी बड़े बड़े वायदे किए थे, लेकिन वो सारे के सारे वायदे खोखले ही हमें नजर आ रहे हैं। जिसकी सजा अभी चुनाव में आप लोगों के साथ साथ यहाँ इनकी गंगा मैया भी इनको इस बार जरूर देगी। आप लोग तो देंगे ही, वाराणसी की जनता तो इनको देगी, वाराणसी की जनता तो इनको सजा देगी, लेकिन वाराणसी की जनता के साथ साथ यहाँ इनकी गंगा मैया भी इनको जरूर इसकी सजा देगी। और अब अपनी इन सब कमियों पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए अब तक इन्होंने किस्म किस्म की नाटकबाजी भी खूब की है, जो आप लोगों से छिपी हुई नहीं है। और इसी क्रम में फिर इन्होंने केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ में आज से लगभग 3 महीने पहले देश में काला धन व भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की आड़ में वह इसे देश हिस्से भी जोड़कर फिर बिना पूरी तैयारी के ही पूरे देश भर में अचानक 500 व 1000 रुपए के नोटों पर पाबंदी लगाने का यह एक ऐसा अति जनपीड़ादायी फैसला ले लिया, जिसकी मार से देश की आम जनता अभी तक भी पूरे तौर से उभर नहीं पा रही है। और इनके इस फैसले से अब तक पूरे देश में लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार भी हो चुके हैं, जबकि वहीं दूसरी तरफ पूरे देश भर में एक ये भी आम चर्चा है कि बीजेपी व खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के लिए गए अपने इस फैसले से पहले ही यहाँ 10 महीनों के अंदर इन्होंने जब ये नोटबंदी का फैसला लिया, तो इस फैसले से लेने से पहले ही यहाँ 10 महीनों के अंदर अपनी पार्टी का वे अपने वरिष्ठ नेताओं का तथा अपने चहेते बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों का भी काला धन पूरे तौर से ठिकाने लगवा दिया था, जिसके बारे में बीएसपी द्वारा खुली चेतावनी देने के बावजूद भी इन्होंने इसका मीडिया में अभी तक भी खुलासा नहीं किया है। इससे ये साफ जाहिर हो जाता है कि दाल में थोड़ा नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली की काली हमें नजर आती है। इसलिए अब इनको अपने विरोधियों पर, खासकर भ्रष्टाचार के मामले में कुछ भी बोलने का अब नैतिक अधिकार नहीं रहा है। और इतना ही नहीं, बल्कि इन्होंने देश की जनता को आज तक ये भी नहीं बताया है कि देश में नोटबंदी करने के बाद इन 3 महीनों के अंदर कितना काला धन इकट्ठा किया गया है और इसकी कितने लोगों को सजा दी गई है। और अब इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि इनका ये नोटबंदी का फैसला केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ में, अपने लोकसभा चुनावी वायदों पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए ही लिया गया है, इसके सिवाय कुछ और नहीं है। सामाजिक क्षेत्र में भी केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार ने अपनी हीन व जातिवादी मानसिकता के चलते यहाँ विशेषकर उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों का अधिकांश मामलों में पहले से भी काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया है। और अब ये सरकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अथक प्रयासों से इन वर्गों को भारतीय संविधान में मिले आरक्षण व अन्य और कानूनी अधिकारों को भी
अपने आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक की चलकर इन्हें अंदर अंदर निष्प्रभावी बनाने में व खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी हुई है। इसके साथ ही इन वर्गों को सरकारी नौकरियों में मिले पदोन्नति में आरक्षण को भी इन्होंने खासकर कांग्रेस व सपा की अंदरूनी मिली भगत से अभी तक भी प्रभावहीन ही बनाया हुआ है। और इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने इन वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देने की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र व अपने भाजपा शासित राज्यों के भी ज्यादातर कार्य प्राइवेट सेक्टर को ही देकर अब इनका आरक्षण भी काफी हद तक कम कर दिया है। इसके अलावा अब तो इन वर्गों के ऊपर आए दिन यहाँ हर स्तर पर अन्याय व अत्याचार भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। और इस बात का हैदराबाद का दलित रोहित वेमुला कांड व गुजरात का दलित ऊना कांड खास उदाहरण है। इसके साथ साथ जहाँ मैं अपने दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को सावधानी के तौर पर ये भी सचेत कर देना चाहती हूँ कि यदि इस चुनाव में किन्हीं कारणवश भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की सत्ता में आसीन हो जाती है तो तब फिर ये पार्टी व इनकी केंद्र की सरकार अपने आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक ही चलकर यह मौका पाते ही या तो आपके पूरे आरक्षण को खत्म कर देगी या फिर इसे पूरे तौर से प्रभावहीन ही बना देगी। और ये सब खबरें हमें कुछ खास सूत्रों से बराबर सुनने के लिए मिल रही हैं। और फिर इसका नुकसान अकेले यहाँ दलितों व आदिवासियों को ही नहीं होगा बल्कि इन वर्गों के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को भी इसका जबरदस्त नुकसान होगा। और मैं अति पिछड़े वर्ग के लोगों को सावधानी के तौर पर यह भी मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि इस देश में जो अति पिछड़े वर्ग के लोगों को, बैकवर्ड क्लास के लोगों को सरकारी नौकरियों व अन्य क्षेत्रों में जो आरक्षण की सुविधा मिली है तो ये देन सही मायने में कांग्रेस व बीजेपी एंड कंपनी के लोगों की नहीं है बल्कि सही मायने में ये देन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान में दलित और आदिवासियों के अलावा जो जातियां छूट गई थी, जिनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति दलित और आदिवासियों की तरह ही थी, तो उनको भी आरक्षण देने के लिए दलित और आदिवासियों की तरह बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान में आर्टिकल 340 की व्यवस्था की। और जब भारतीय संविधान लागू होने के बाद इस देश में दलित और आदिवासियों को सरकारी नौकरियों व अन्य क्षेत्रों में आरक्षण की सुविधा मिली तो फिर जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जब जातियों की सूची बन रही थी तो उस समय इनको जातिवादी मानसिकता रखने वाले लोगों ने इनको नकली अपर कास्ट का आदमी बनाकर, इनको नकली ब्राह्मण बनिया ठाकुर बनाकर इनको इस सूची में शामिल नहीं होने दिया था। लेकिन इनकी आंखें खुली बाद में, तो फिर इन्होंने एजिटेशन किया थी पिछड़े वर्ग के लोगों ने पूरे देश के अंदर कि इनको भी भारतीय संविधान के आर्टिकल 340 के तहत SC ST की तरह इनको सरकारी नौकरियों, अन्य क्षेत्रों में आरक्षण की सुविधा मिलनी चाहिए, जिसको लेकर पहले काका कालेलकर कमीशन बैठा, उसकी रिपोर्ट आई, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया। उसके बाद फिर मंडल कमीशन बना, मंडल कमीशन की रिपोर्ट आ गई तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो बैकवर्ड क्लास के लोगों ने कांग्रेस पार्टी के लोगों को कहा कि आपको अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को आरक्षण देने के लिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट को मंजूर कर लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए।
लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। तो उसके बाद फिर हमारी पार्टी बनी थी, तो हमारी पार्टी ने पूरे देश में अति पिछड़े वर्ग के लोगों को शिक्षा, सरकारी नौकरियों व अन्य क्षेत्रों में आरक्षण देने के लिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने के लिए फिर हमारी पार्टी ने देश की राजधानी दिल्ली के बोट क्लब पर कई महीने तक धरना प्रदर्शन किया था, अति पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कराने के लिए। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने आपकी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। लेकिन उसी दौरान 1989 में 1989 में देश में लोकसभा के आम चुनाव हुए, सत्ता परिवर्तन हुआ, केंद्र में कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हो गई और उस समय पहली बार बहुजन समाज पार्टी के 3 मेंबर पार्लियामेंट चुनाव जीत कर आए और उस समय मैं बिजनौर लोकसभा की सीट से चुनाव जीत कर आई थी। मैं लोकसभा में 1989 में पहली बार पहुंची और जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो केंद्र में श्री बीपी सिंह की सरकार बनी, श्री बीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। तो और जो कांग्रेस के खिलाफ जितनी पार्टियां थी एकजुट होकर बीपी सिंह की सरकार को उन्होंने समर्थन दिया, भारतीय जनता पार्टी ने भी समर्थन दिया। तो उस समय श्री बीपी सिंह ने हमारी पार्टी को ये कहा कि जब कांग्रेस के खिलाफ सभी पार्टियों ने मुझे समर्थन दिया है तो हम चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का भी हमको समर्थन मिलना चाहिए। तो हमने श्री बीपी सिंह को कहा, हम आपकी इस बात को मानने के लिए तैयार हैं, हम आपको समर्थन देने के लिए तैयार हैं लोकसभा में, लेकिन आपको हमारी 2 शर्तें माननी होंगी। हमारी 2 शर्तें माननी होंगी। पहली शर्त यह है कि हमारे लोगों की बरसों से ये मांग रही है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमारी इस बात को नहीं माना। अब आप पावर में आ गए हैं, हमारी पहली मांग ये है कि आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करें। हमारी दूसरी मांग ये थी कि जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको आरक्षण देने के लिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट आ गई है, कांग्रेस ने उसे लागू नहीं किया है। रिपोर्ट केंद्र की सरकार के पास पड़ी है, आप इसे लागू करें। हमारी दूसरी मांग ये थी। तो बीपी सिंह ने हमारी इन दोनों मांगों को मान लिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित कर दिया और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी लागू कर दिया। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि इन्होंने ये बहुत बड़ा गलत काम कर दिया है, बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि देकर और अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण देकर इन्होंने ये सही काम नहीं किया है, तो भारतीय जनता पार्टी को ये अच्छा नहीं लगा और उस समय भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में अति पिछड़े वर्ग के लोगों के आरक्षण के खिलाफ, मंडल कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ उस समय भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर धरना प्रदर्शन किया कि ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं होनी चाहिए। आगजनी हुई, पूरे देश में तोड़फोड़ हुआ और इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने इसी खास मुद्दे को लेकर श्री बीपी सिंह की सरकार को गिरा दिया था। श्री बीपी सिंह की सरकार को गिरा दिया था। इसलिए मैं अति पिछड़े वर्ग के लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जिस भारतीय जनता दिया था, श्री बीपी सिंह की सरकार को गिरा दिया था, इसलिए मैं अति पिछड़े वर्ग के लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जिस हुआ और इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने इसी खास मुद्दे को लेकर श्री बीपी सिंह की सरकार को गिरा दिया था। श्री बीपी सिंह की सरकार को गिरा दिया था। इसलिए मैं अति पिछड़े वर्ग के लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने आपके आरक्षण को लेकर बीपी सिंह की सरकार गिरा दी हो, पूरे देश के अंदर आपके आरक्षण का विरोध किया हो, आज क्या अति पिछड़े वर्ग के लोग उस भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे? मैं समझती हूँ बिल्कुल नहीं देंगे।
इनको ये मालूम था कि ये बात जैसे अति पिछड़े वर्ग के लोगों को मालूम पड़ जाएगी तो शायद पिछड़े वर्ग के लोग इनके बहकावे में नहीं आएंगे। लेकिन बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में इलेक्शन अनाउंस होने से कुछ समय पहले बैकवर्ड क्लास का वोट लेने के लिए तो इन्होंने एक ब्राह्मण को हटाकर यूपी स्टेट का प्रेसिडेंट एक बैकवर्ड क्लास के आदमी को बना दिया, इसलिए ताकि बैकवर्ड क्लास के लोगों का वोट मिल जाए, केवल बैकवर्ड क्लास के वोटों को लेने के लिए। जबकि बहुजन समाज पार्टी ने पिछले कई वर्षों से बैकवर्ड क्लास को यहाँ पर हमने यूपी स्टेट का प्रेसिडेंट बनाया है, हमने मौर्या को भी बनाया है, वर्तमान में रामचल राजभर है, इससे पहले हमने डॉक्टर के सचान को कुर्मी को भी बनाया है, हमने पाल को भी बनाया, बघेल को भी बनाया है। हमने पिछले काफी वर्षों से यहाँ पर बैकवर्ड क्लास को ही स्टेट का प्रेसिडेंट बनाया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो बैकवर्ड क्लास का वोट लेने के लिए तो इन्होंने बहुत बड़ी शैतानी की, चालाकी की और इलेक्शन अनाउंस होने से पहले यहाँ उत्तर प्रदेश के बैकवर्ड क्लास के लोगों को गुमराह करने के लिए तो अपनी पार्टी में एक बैकवर्ड क्लास के आदमी को स्टेट का प्रेसिडेंट बना दिया। और इतना ही नहीं, मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मूल रूप से वो बैकवर्ड क्लास के आदमी नहीं है, वो अपर कास्ट के आदमी हैं। और जब देश में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई तो उस समय श्री नरेंद्र मोदी तो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो इन्होंने बैकवर्ड क्लास का हक मारने के लिए, उनका कोटा कम करने के लिए अपनी जाति को, अपने मुख्यमंत्री के रहते हुए अपनी जाति को बैकवर्ड क्लास में शामिल करा दिया, जिसको वहां पर दांची के नाम से जानते हैं और आपके उत्तर प्रदेश में उसको तेली के नाम से जाना जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ये मूल रूप से अपर कास्ट का आदमी है, ये बैकवर्ड क्लास का आदमी नहीं है। इसलिए मैं बैकवर्ड क्लास के लोगों को फिर से ये आगाह करना चाहती हूँ, यदि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी यहाँ सत्ता में आ गई तो सब केंद्र में इनकी सरकार है, तो सत्ता में आते ही फिर भारतीय जनता पार्टी दलितों, आदिवासियों के साथ साथ यहाँ अति पिछड़े वर्ग का भी आरक्षण खत्म कर देगी, ऐसी हमें खास सूत्रों से खबरें मिल रही हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि बीजेपी के यहाँ सत्ता में आने पर खासकर उत्तर प्रदेश में कितने और रोहित वेमुला कांड व दलित ऊना कांड आदि होंगे तो इसका भी आप लोग खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ मैं आरक्षण को लेकर ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी इन वर्गों के आरक्षण को बरकरार रखने के साथ साथ यहाँ अपर कास्ट समाज एवं अल्पसंख्यक समाज के गरीब लोगों को भी आर्थिक आधार पर अलग से आरक्षण दिए जाने के लिए हमेशा ही इसकी पक्ष कर रही है, जिसे फिर संविधान में संशोधन के जरिए केंद्र की सरकार को ही करना होगा। लेकिन केंद्र में रही पूर्व की कांग्रेसी व वर्तमान बीजेपी की सरकार भी इस पर अमल करने के लिए अभी तक भी तैयार नहीं है। इसी प्रकार केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार के चलते अब पूरे देश में विशेषकर मुस्लिम समाज के लोगों के साथ तो अधिकांश यहाँ सोतेला व पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया जा रहा है, जिसकी खास वजह से ही अब इनकी अलीगढ़ व जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी तक का भी अल्पसंख्यक होने का दर्जा छीना जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी व इनकी केंद्र की सरकार द्वारा इनके खासकर मुस्लिम पर्सनल लॉ, 3 तलाक व कॉमन सिविल कोड आदि में जो दखल देने की कोशिश की जा रही है, तो ये भी अति चिंता की बात है, जिससे हमारी पार्टी कतई भी सहमत नहीं है। इसके साथ ही अब ये लोग अपने जान माल व मजहब की सुरक्षा को भी लेकर हमेशा यहाँ चिंतित व दहशत में ही बने रहते हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि अब तो पूरे देश में सांप्रदायिक
व कट्टरवादी ताकतों के मजबूत होने की वजह से आए दिन यहाँ इन लोगों के ऊपर विशेषकर गौ रक्षा, लव जिहाद, देशभक्ति व संस्कृति आदि के नाम पर भी काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है। इसके साथ ही आतंकवाद के नाम पर भी अब पूरे देश में यहाँ मुस्लिम व अन्य अल्पसंख्यक समाज के आम लोगों को भी शक की नजरों से ही देखा जा रहा है, जिससे हमेशा इनमें असुरक्षा की भावना ही बनी रहती है। और अब ऐसी स्थिति में यहाँ सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का लागू होना वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार में तो कतई भी संभव नहीं हो सकता है। और अब ऐसे हालातों में अपने वोटों के स्वार्थ में बीजेपी के नेता लोग व खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं श्री अमित शाह भी यहाँ अपनी इन सब कमियों पर से प्रदेश की जनता का ध्यान बांटने के लिए किस्म किस्म की नाटकबाजी भी खूब कर रहे हैं। और आप लोगों को ये मालूम है कि उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी के सभी छोटे से बड़े नेता लोग अपनी हर चुनावी जनसभा में क्या कहते हैं। आपके बनारस में भी यही कहते हैं जो ये दूसरे जिलों में कहते हैं। अपनी चुनावी जनसभा में बीजेपी के नेता लोग क्या कहते हैं कि यदि उत्तर प्रदेश में, यदि केंद्र के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी, आप लोग ध्यान से मेरी बात सुनो, आपको गुमराह कर रहे हैं ये लोग। यदि केंद्र के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी यहाँ सत्ता में आ जाती है तो फिर उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 का बीजेपी की सरकार उत्तम प्रदेश बना देगी। ये लोग जगह जगह अपनी चुनावी जनसभाओं में ये बात कर रहे हैं। इसके साथ ही ये लोग ये भी कह रहे हैं कि जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी पावर में आ जाएगी तो फिर उत्तर प्रदेश में दूध और दही की, अब तो घी पर भी आ गए हैं ये लोग कह रहे हैं जब बीजेपी यहाँ सत्ता में आ जाएगी तो फिर दूध, दही व घी की नदियां बहने लग जाएंगी। लेकिन मैं आप लोगों को सावधान करना चाहती हूँ और बीजेपी के लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता को ना समझ नहीं समझना चाहिए। और मैं उनको ये बताना चाहती हूँ, आप लोगों को भी बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में, केंद्र में, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी यहाँ 6 वर्षों तक सत्ता में रही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी यहाँ 6 वर्षों तक सत्ता में रही है। और जब 6 वर्षों तक यहाँ सत्ता में बीजेपी रही तो उस समय अधिकांश केंद्र में भी बीजेपी की अपनी सरकार थी। तो जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र में अपनी सरकार के रहते हुए, केंद्र और उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार के रहते हुए यहाँ उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश नहीं बना सकती है और 6 वर्षों के अंदर जब ये सत्ता में थे, केंद्र में भी इनकी पार्टी पावर में थी, तो आप लोगों को पूछना चाहिए कि उस समय इन्होंने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश क्यों नहीं बनाया था। यहाँ दूध, घी और दही की नदी 2007 में नंबर 3 और 4 पर दिखाया था। विरोधी पार्टियों ने मीडिया ओपिनियन पोल और सर्वे को मैनेज करके जब रिजल्ट आया तो उल्टा हो गया। जब रिजल्ट आया तो बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 की पार्टी बनकर उभरी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी आई और बीएसपी की अकेले ही अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। और जो पार्टियां ओपिनियन पोल और सर्वे को मैनेज करके नंबर 1 और नंबर 2 पे दिखा रही थी, वो नंबर 2, 3 और 4 पे चली गई। इसलिए मीडिया में, खासकर ओपिनियन पोल के जरिए सर्वे में, तो जो भी कुछ इन्होंने अभी तक दिखाया है, जब रिजल्ट आएगा तो इस बार सन 2007 की तरह फिर इनकी पोल खुल जाएगी, ओपिनियन पोल की पोल खुल जाएगी। लेकिन इसके साथ ही यहाँ मैं खासकर वाराणसी, क्योंकि वाराणसी जिला आपके पूर्वांचल में आता है, लेकिन इसके साथ ही यहाँ मैं खासकर वाराणसी
वे आपके पूरे पूर्वांचल क्षेत्र के लोगों को ये भी कहना चाहती हूँ कि आपके पूर्वांचल क्षेत्र के जो लोग कांग्रेस पार्टी की हुकूमत के दौरान से ही अपनी रोटी रोजी के लिए बड़ी तादाद में मुंबई में चले गए हैं, तो वहां उनके साथ खासकर बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टी शिवसेना द्वारा जो आए दिन सौतेला बर्ताव किया जाता रहता है, तो इसका भी बदला अब आप लोगों को इस चुनाव में यहाँ भारतीय जनता पार्टी से ब्याज सहित खासकर पूर्वांचल के लोगों को जरूर लेना है। इसी प्रकार कांग्रेस पार्टी भी आपके दिल्ली में बसे हुए लोगों को क्या कहती है, ये गंदगी है यूपी की। इसी प्रकार कांग्रेस पार्टी भी आपके दिल्ली में बसे हुए लोगों को गंदगी बताकर जो उनका अब तक काफी ज्यादा अपमान करती रही है, तो ऐसी पार्टी को भी अब आपको इस चुनाव में जरूर सबक सिखाना है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी तो चुनाव का नतीजा आते ही या खुद ही ऑक्सीजन में चली जाएगी, और यदि इसमें कुछ कमी रह भी गई तो उसे फिर इनके खुद के चाचा श्री शिवपाल यादव ही जरूर पूरा कर देंगे। इसके अलावा सावधानी के तौर पर यहां मैं ये भी कहना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री का अपनी हर चुनावी जनसभा में अक्सर ये कहना कि सपा व बीएसपी आपस में मिले हुए हैं, जिस पर सन 1995 की घटना के बाद से यहाँ जल्दी से कोई भी यकीन नहीं कर सकता है, जबकि वास्तव में बीजेपी व प्रधानमंत्री खुद ही अपने राजनीतिक स्वार्थ में शुरू से ही यहाँ समाजवादी पार्टी से मिले हुए हैं। यही मुख्य कारण है कि उत्तर प्रदेश की जनता सपा के गुंडा, माफिया व जंगल राज आदि से लगातार यहाँ पिसती रही है, मिले हुए हैं। यही मुख्य कारण है कि उत्तर प्रदेश की जनता सपा के गुंडा, माफिया व जंगल राज आदि से लगातार यहाँ पिसती रही है, और इस राजनीतिक स्वार्थ में शुरू से ही यहाँ समाजवादी पार्टी मिले हुए हैं। यही मुख्य कारण है कि उत्तर प्रदेश की जनता सपा के गुंडा, माफिया व जंगल राज आदि से लगातार यहाँ पिसती रही है, और इस मामले में सन 2014 तक रही केंद्र में पूर्व की कांग्रेसी, और इसके बाद सन 2014 से वर्तमान भाजपा सरकार भी लगातार यहाँ मूक दर्शक ही बनी रही है, जिसकी सजा इस चुनाव में प्रदेश की जनता यहाँ सपा व कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी को भी जरूर देगी। ऐसे में प्रधानमंत्री का अपनी अधिकांश चुनावी जनसभाओं में ये कहना कि बीजेपी अब तक 5वें चरण की हुई वोटिंग में ही, आज 6वां चरण का वोट चल रहा है, तो 6वें चरण से पहले वो क्या बोलते थे। ऐसे में प्रधानमंत्री का अपनी अधिकांश चुनावी जनसभाओं में ये कहना कि बीजेपी अब तक 5वें चरण के हुई वोटिंग में ही अपनी सरकार बना चुकी है। अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए पीएम क्या बोलते हैं कि बीजेपी अब तक 5वें चरण के, आज 6वां चरण हो गया, कल से कहने लग जाएंगे 6वें चरण की हुई वोटिंग में ही अपनी सरकार बना चुकी है। जो इनकी ये बात हमें दिन में तारे देखने के ही समान लगती है, और अब इनकी ऐसी हवाई व खोखली बातों पर इनकी खुद की पार्टी के लोग भी आसानी से यकीन करने वाले नहीं हैं। इसके साथ ही यहाँ मैं प्रधानमंत्री को ये भी कहना चाहती हूँ, इनके बिना पूरी तैयारी के लिए गए नोटबंदी के फैसले को लेकर पार्लियामेंट के अंदर, संसद में अकेले हमारी पार्टी ने ही नहीं बल्कि पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर ये कहा था कि केंद्र की सरकार को अपने इस फैसले के लेने से पहले कुछ दिन का समय देश की लगभग 90% आम जनता को इससे निपटने के लिए जरूर देना चाहिए था।
लेकिन ऐसा ना किए जाने की वजह से ये लोग अभी तक भी जबरदस्त पीड़ा में चल रहे हैं। ये बात हमने पार्लियामेंट के अंदर अकेले बीएसपी ने ही नहीं बल्कि पूरे विपक्ष ने कही थी, और ये बात पूरे विपक्ष ने पार्लियामेंट के अंदर अपने खुद के हित में नहीं बल्कि पूरे देश के लगभग 90% आम जनता के हित में कही थी, जिसे भी अब ये लोग इस चुनाव में यहाँ काफी गलत तरीके से भुनाने की ही पूरी कोशिश में लगे हैं। ऐसी स्थिति में अब आप लोगों को अपना वोट इन सभी विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। और वैसे भी प्रदेश में अभी तक जो भी वोट पड़ा है तो उससे अब तक के यही शुभ संकेत मिल रहे हैं कि अभी चुनाव में बीएसपी की अकेले ही अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनने के लिए जा रही है, जिसे बीजेपी ने अंदर स्वीकार भी कर लिया है। और अब बीजेपी यहाँ वास्तव में सपा व कांग्रेस गठबंधन से दूसरे व तीसरे नंबर पर आने के लिए ही ये चुनाव लड़े हैं। इसलिए दोनों रोड शो निकाल रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं कि किसकी भीड़ ज्यादा है। दूसरे और तीसरे नंबर पर आने के लिए इनका ये रोड शो चल रहा है। और इनकी इस बात की पुष्टि और बीजेपी जो है अब ये चुनाव यहाँ पर सरकार बनाने वाली नहीं है, जिसे अब बीजेपी ने अंदर स्वीकार भी कर लिया है। और अब बीजेपी यहाँ वास्तव में सपा व कांग्रेस गठबंधन से दूसरे व तीसरे नंबर पर आने के लिए ही ये चुनाव लड़ रही है। और इनकी ध्यान से सुनो, और इनकी इस बात की पुष्टि अभी 3 दिन पहले अर्थात 1 मार्च से केंद्र की सरकार द्वारा चुनाव के बीच में ही यहाँ घरेलू गैस सिलेंडर की काफी ज्यादा बढ़ाई गई कीमतों से ही हो जाती है। इसके साथ साथ इससे ये भी स्पष्ट हो जाता है कि यदि इस चुनाव में बीजेपी वास्तव में यहाँ सरकार बनाने की लाइन में खड़ी होती तो तब फिर ये पार्टी खासकर यहाँ चुनाव के बीच में ही आपके घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत कदापि नहीं बढ़ाती। कन्ना बन गया। देश की फौज 40 साल से 1 रैंक 1 पेंशन ओआरओपी उसके लिए मांग कर रही थी। फौज के लोग कह रहे थे हमारा हक का है, हमें मिलना चाहिए। लेकिन भाइयों बहनों, अर्थात अब चुनाव में वास्तव में यहाँ बीजेपी के श्री नरेंद्र मोदी और श्री अमित शाह, आपको मालूम है ये कौन है दोनों? श्री नरेंद्र मोदी श्री अमित शाह का गुरु है और अमित शाह श्री नरेंद्र मोदी का चेला है। हालांकि आज रोड शो में जिस गाड़ी में नरेंद्र मोदी घूम रहा था, क्योंकि मैं पिछले कई दिनों से बोल रही हूं तो शायद उसने अपने चेले को आज नहीं बैठाया रोड शो में। अर्थात अभी चुनाव में वास्तव में यहाँ बीजेपी के श्री नरेंद्र मोदी व श्री अमित शाह के यानी कि इन दोनों गुरु व चेले के साथ साथ यहाँ इनके भतीजे के भी, जो कि नरेंद्र मोदी मुलायम सिंह को अपना भाई मानते हैं, तो उनका बेटा क्या लगा, उनका भतीजा लगा, उसको बड़ा भाई मानते हैं। और मुलायम सिंह का तो श्री नरेंद्र मोदी तो वो छोटा भाई लगा। तो फिर अखिलेश का क्या लगा, नरेंद्र मोदी चाचा, अमित शाह भी चाचा लगा। अर्थात अभी चुनाव में वास्तव में यहाँ बीजेपी के श्री नरेंद्र मोदी
व श्री अमित शाह के, यानी कि इन दोनों गुरु व चेले के साथ साथ या इनके भतीजे के भी अर्थात सपा के बबुआ के भी सुनामी वाले ही काफी बुरे दिन आने वाले हैं। और अब खासकर इस सपा के बबुआ को तो यहाँ सपा की भाभी भी नहीं बचा पाएगी। और वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि चुनाव में सपा के बबुआ की जितनी भी चुनावी जनसभाएं हुई हैं, वो मेरी चुनावी जनसभा की तरह लाखों लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा नहीं हुई है। एक दो चुनावी जनसभा में देखा कि भीड़ बहुत कम थी, तो उस बबुआ ने, उस बेचारे ने फिर नुक्कड़ अपनी जनसभाएं करनी शुरू कर दी। अब वो मैं देख रही हूँ कि पिछले 20-22 दिन से वो एक एक जिले में 7-7, 8-8 मीटिंगें कर रहा है। वो जनसभा नहीं, वो उसकी नुक्कड़ जनसभा है। और जो कुछ और बोलता क्या है, वो ज्यादातर अपने साइकिल का प्रचार कम करता है और बीएसपी के हाथी चुनाव चिन्ह का कि फत्तर वाला हाथी कहकर और ऐसी बातें करता है हाथी के बारे में कि बैठा है तो बैठा है, खड़ा तो खड़ा है। ये तो सबको मालूम है कि फत्तर का हाथी जो खड़ा वो खड़ा ही रहेगा, बैठा है तो बैठा ही रहेगा। तो वो ऐसी बातें करता है, इसलिए तो हमारे लोग उसको बबुआ कहते हैं। उसको सपा का बबुआ क्यों कहते हैं? और जब वो नुक्कड़ अपनी जनसभाएं लेता है, तो जब वो ऐसी बबुआ वाली बातें करता है और बीएसपी का फ्री में प्रचार करता है, हाथी का, साइकिल का कम करता है, तो जब वो ऐसी बबुआ वाली बातें करता है, तो उसकी नुक्कड़ जनसभा में जो लोग भी आते हैं, तो आधे लोग तो कानों में उंगली लगाकर वो सो ही जाते हैं, वहां पे सोते रहते हैं वो कि भाई किस बबुआ की नुक्कड़ जनसभा में आ गए। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं आप लोगों को ये भी विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनने पर सर्वप्रथम यहाँ सपा के गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अराजक, भ्रष्ट व सांप्रदायिक तत्वों के जंगल राज का सफाया कर दिया जाएगा, खात्मा कर दिया जाएगा। और ऐसे सभी आपराधिक तत्वों को फिर जल्दी ही जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा, जहां इनकी मेरी सरकार में सही व असली जगह होती है, ताकि फिर प्रदेश में हमारी बहन बेटियां अपने किसी भी जरूरी कार्य से दिन छिपे के बाद भी अकेले ही बाहर आ जा सके। लेकिन इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि प्रदेश में किसी भी जाति व धर्म से जुड़े जिन बेकसूर लोगों को जबरदस्ती अपराधी बनाकर उन्हें वर्षों से जेलों में कैद करके रखा हुआ है, तो उन मामलों की हमारी सरकार द्वारा इस बार समीक्षा करवाई जाएगी और इसकी रिपोर्ट आने पर फिर ऐसे सभी बेकसूर लोगों को जेलों से रिहा भी करवा दिया जाएगा। इसके साथ साथ वर्तमान सपा सरकार में जिन पीड़ित लोगों की थानों में एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, तो उनकी विशेष अभियान के जरिए एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी तथा उन्हें समय से न्याय भी जरूर दिलवाया जाएगा। इसके साथ ही मेरे पूर्व के शासनकाल की तरह इस बार भी बिना पक्षपात के ही प्रदेश के सभी वर्गों व विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हित व कल्याण का भी हर स्तर पर पूरा ध्यान रखा जाएगा। और इस मामले में खासकर यहाँ सबसे ज्यादा परेशान हालत में चल रहे किसानों की सभी फसलों की बकाया पड़ी धनराशि का भी फिर बहुत जल्दी ही भुगतान करवा दिया जाएगा और इनकी अन्य सभी समस्याओं का भी समय से ही समाधान कर दिया जाएगा। इसके अलावा मेरी सरकार द्वारा प्रदेश के समूचे व्यापारियों की
सुरक्षा करने के साथ साथ इनके व्यापार से जुड़ी सभी समस्याओं के निदान के लिए भी इस बार एक अलग से आयोग का भी गठन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश में रोजमर्रा की सभी जरूरतों को भी समय से ही पूरा करवाया जाएगा। और इतना ही नहीं बल्कि मेरी सरकार में जनहित व जन कल्याण की जो भी योजनाएं शुरू की गई थी तो उन्हें भी फिर से चालू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही सपा सरकार ने अपनी जातिवादी व राजनीतिक द्वेष की वजह से जिन जिलों व संस्थानों व योजनाओं आदि के नाम बदल दिए हैं तो उन्हें भी फिर से बहाल कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ मेरी सरकार में सपा सरकार की तरह यहाँ प्रदेश के खासकर बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता नहीं बल्कि उन्हें सीधे ही सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार ही उपलब्ध कराए जाएंगे। और इस मामले में खासकर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार देने के लिए भी विशेष कदम उठाए जाएंगे। और इस बार भर्ती प्रक्रिया भी काफी आसान कर दी जाएगी। इसके साथ ही बीएसपी की सरकार में यहाँ सपा सरकार की तरह गरीब व जरूरतमंद लोगों को लैपटॉप व मोबाइल आदि देने की बजाय उन्हें उनकी जरूरत के हिसाब से सीधे तौर पर ही आर्थिक मदद दी जाएगी ताकि फिर वो अपने हिसाब से अपनी प्राथमिक जरूरतों को पूरा कर सकें। इसके साथ साथ प्रदेश में गरीब लोगों को राशन सस्ता मिले तथा बिजली पानी व स्वास्थ्य सेवाएं आदि ये सभी सस्ती व समय से मिले अर्थात इन सब मामलों में हमारी सरकार द्वारा जरूरी ठोस कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में जहां धन्ना सेठों के अमीरों के बच्चे नहीं पढ़ते हैं अर्थात गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। इसके साथ ही प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में वर्तमान सपा सरकार की तरह अब बच्चों को पका हुआ घटिया खाना नहीं दिया जाएगा बल्कि इसके स्थान पर इस बार हमारी सरकार द्वारा इन बच्चों को दूध, बिस्कुट, अंडा, चना, केक व फल आदि ही दिए जाएंगे और इनकी क्वालिटी का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में खासकर गरीब मजदूर विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में खासकर गरीब मजदूर ये तो आप लोगों को मालूम है। इसके अलावा आपके इस वाराणसी जिले में इनके द्वारा बीजेपी के द्वारा यहाँ के बुनकरों सहित अनेक और स्थानीय समस्याओं को भी दूर करने की जो बड़ी बड़ी बातें कही गई थी तो अब वो भी हमें जमीन पर पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। यहाँ के शहर के लोगों को बड़े बड़े वायदे किए थे, बुनकरों को भी बड़े बड़े वायदे किए थे, लेकिन वो सारे के सारे वायदे खोखले ही हमें नजर आ रहे हैं। जिसकी सजा अभी चुनाव में आप लोगों के साथ साथ यहाँ इनकी गंगा मैया भी इनको इस बार जरूर देगी। आप लोग तो देंगे, वाराणसी की जनता तो इनको देगी, वाराणसी की जनता तो इनको सजा देगी, लेकिन वाराणसी की जनता के साथ साथ यहाँ इनकी गंगा मैया भी इनको जरूर इसकी सजा देगी। और अब अपनी इन सब कमियों पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए अब तक इन्होंने किस्म किस्म की नाटकबाजी भी खूब की है जो आप लोगों से छिपी हुई नहीं है। और इसी क्रम में फिर इन्होंने केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ में आज से लगभग 3 महीने पहले देश में काला धन व भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की आड़ में व इसे देश हिस्से भी जोड़कर फिर बिना पूरी तैयारी के ही पूरे देश भर में
अचानक 500 व 1000 रुपए के नोटों पर पाबंदी लगाने का यह एक ऐसा अति जन पीड़ादायी फैसला ले लिया जिसकी मार से देश की आम जनता अभी तक भी पूरे तौर से उभर नहीं पा रही है। और इनके इस फैसले से अब तक पूरे देश में लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार भी हो चुके हैं, जबकि वहीं दूसरी तरफ पूरे देश भर में एक ये भी आम चर्चा है कि बीजेपी व खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के लिए गए अपने इस फैसले से पहले ही यहाँ 10 महीनों के अंदर अंदर इन्होंने जब ये नोटबंदी का फैसला लिया तो इस फैसले से लेने से पहले ही यहाँ 10 महीनों के अंदर अंदर अपनी पार्टी का वे अपने वरिष्ठ नेताओं का तथा अपने चहेते बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों का भी काला धन पूरे तौर से ठिकाने लगवा दिया था, जिसके बारे में बीएसपी द्वारा खुली चेतावनी देने के बावजूद भी इन्होंने इसका मीडिया में अभी तक भी खुलासा नहीं किया है। इससे ये साफ जाहिर हो जाता है कि दाल में थोड़ा नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली की काली हमें नजर आती है। इसलिए अब इनको अपने विरोधियों पर खासकर भ्रष्टाचार के मामले में कुछ भी बोलने का अब नैतिक अधिकार नहीं रहा है। और इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने देश की जनता को आज तक ये भी नहीं बताया है कि देश में नोटबंदी करने के बाद इन 3 महीनों के अंदर अंदर कितना काला धन इकट्ठा किया गया है और इसकी कितने लोगों को सजा दी गई है। और अब इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि इनका ये नोटबंदी का फैसला केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ में अपने लोकसभा चुनावी वायदों पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए ही लिया गया है, इसके सिवाय कुछ और नहीं है। सामाजिक क्षेत्र में भी केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार ने अपनी हीन व जातिवादी मानसिकता के चलते यहाँ विशेषकर उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों का अधिकांश मामलों में पहले से भी काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया है। और अब ये सरकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अथक प्रयासों से इन वर्गों को भारतीय संविधान में मिले आरक्षण व अन्य और कानूनी अधिकारों को भी अपने आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक की चलकर इन्हें अंदर अंदर निष्प्रभावी बनाने में व खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी हुई है। इसके साथ ही इन वर्गों को सरकारी नौकरियों में मिले पदोन्नति में आरक्षण को भी इन्होंने खासकर कांग्रेस व सपा की अंदरूनी मिली भगत से अभी तक भी प्रभावहीन ही बनाया हुआ है। और इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने इन वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देने की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र व अपने भाजपा शासित राज्यों के भी ज्यादातर कार्य प्राइवेट सेक्टर को ही देकर अब इनका आरक्षण भी काफी हद तक कम कर दिया है। इसके अलावा अब तो इन वर्गों के ऊपर आए दिन यहाँ हर स्तर पर अन्याय व अत्याचार भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। और इस बात का हैदराबाद का दलित रोहित वेमुला कांड व गुजरात का दलित ऊना कांड खास उदाहरण है। इसके साथ साथ यहाँ मैं अपने दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को सावधानी के तौर पर ये भी सचेत कर देना चाहती हूँ कि यदि इस चुनाव में किन्हीं कारणवश भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की सत्ता में आसीन हो जाती है तो तब फिर ये पार्टी व इनकी केंद्र की सरकार अपने आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक ही चलकर यह मौका पाते ही या तो आपके पूरे आरक्षण को खत्म कर देगी या फिर इसे पूरे तौर से प्रभावहीन ही बना देगी। और ये सब खबरें हमें कुछ खास सूत्रों से
बराबर सुनने के लिए मिल रही हैं। और फिर इसका नुकसान अकेले यहाँ दलितों व आदिवासियों को ही नहीं होगा, बल्कि इन वर्गों के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को भी इसका जबरदस्त नुकसान होगा। और मैं अति पिछड़े वर्ग के लोगों को सावधानी के तौर पर यह भी मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि इस देश में जो अति पिछड़े वर्ग के लोगों को, बैकवर्ड क्लास के लोगों को सरकारी नौकरियों व अन्य क्षेत्रों में जो आरक्षण की सुविधा मिली है, तो ये देन सही मायने में कांग्रेस व बीजेपी एंड कंपनी के लोगों की नहीं है, बल्कि सही मायने में ये देन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान में दलित और आदिवासियों के अलावा जो जातियां छूट गई थी, जिनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति दलित और आदिवासियों की तरह ही थी, तो उनको भी आरक्षण देने के लिए दलित और आदिवासियों की तरह बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान में आर्टिकल 340 की व्यवस्था की। और जब भारतीय संविधान लागू होने के बाद इस देश में दलित और आदिवासियों को सरकारी नौकरियों व अन्य क्षेत्रों में आरक्षण की सुविधा मिली, तो फिर जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जब जातियों की सूची बन रही थी, तो उस समय इनको जातिवादी मानसिकता रखने वाले लोगों ने इनको नकली अपर कास्ट का आदमी बनाकर, इनको नकली ब्राह्मण बनिया ठाकुर बनाकर इनको इस सूची में शामिल नहीं होने दिया था। लेकिन इनकी आंखें खुली बाद में, तो फिर इन्होंने एजिटेशन किया थी पिछड़े वर्ग के लोगों ने पूरे देश के अंदर कि इनको भी भारतीय संविधान के आर्टिकल 340 के तहत SC ST की तरह इनको सरकारी नौकरियों, अन्य क्षेत्रों में आरक्षण की सुविधा मिलनी चाहिए, जिसको लेकर पहले काका कालेलकर कमीशन बैठा, उसकी रिपोर्ट आई, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया। उसके बाद फिर मंडल कमीशन बना, मंडल कमीशन की रिपोर्ट आ गई, तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो बैकवर्ड क्लास के लोगों ने कांग्रेस पार्टी के लोगों को कहा कि आपको अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को आरक्षण देने के लिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट को मंजूर कर लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। तो उसके बाद फिर हमारी पार्टी बनी थी, तो हमारी पार्टी ने पूरे देश में अति पिछड़े वर्ग के लोगों को शिक्षा, सरकारी नौकरियों व अन्य क्षेत्रों में आरक्षण देने के लिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने के लिए फिर हमारी पार्टी ने देश की राजधानी दिल्ली के बोट क्लब पर कई महीने तक धरना प्रदर्शन किया था, अति पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कराने के लिए। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने आपकी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। लेकिन उसी दौरान 1989 में 1989 में देश में लोकसभा के आम चुनाव हुए, सत्ता परिवर्तन हुआ, केंद्र में कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हो गई और उस समय पहली बार बहुजन समाज पार्टी के 3 मेंबर पार्लियामेंट चुनाव जीत कर आए और उस समय मैं बिजनौर लोकसभा की सीट से चुनाव जीत कर आई थी। मैं लोकसभा में 1989 में पहली बार पहुंची और जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो केंद्र में श्री बीपी सिंह की सरकार बनी, श्री बीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। तो और जो कांग्रेस के खिलाफ जितनी पार्टियां थी एकजुट होकर बीपी सिंह की सरकार को उन्होंने समर्थन दिया, भारतीय जनता पार्टी ने भी समर्थन दिया। तो उस समय श्री बीपी सिंह ने हमारी पार्टी को ये कहा कि जब कांग्रेस के खिलाफ सभी पार्टियों ने मुझे समर्थन दिया है तो हम चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का भी हमको समर्थन मिलना चाहिए। तो हमने श्री बीपी सिंह को कहा
हम आपकी इस बात को मानने के लिए तैयार हैं, हम आपको समर्थन देने के लिए तैयार हैं लोकसभा में, लेकिन आपको हमारी 2 शर्तें माननी होंगी। हमारी 2 शर्तें माननी होंगी। पहली शर्त यह है कि हमारे लोगों की बरसों से ये मांग रही है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमारी इस बात को नहीं माना। अब आप पावर में आ गए हैं। हमारी पहली मांग ये है कि आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करें। हमारी दूसरी मांग ये थी कि जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको आरक्षण देने के लिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट आ गई है, कांग्रेस ने उसे लागू नहीं किया है। रिपोर्ट केंद्र की सरकार के पास पड़ी है, आप इसे लागू करें। हमारी दूसरी मांग ये थी, तो बीपी सिंह ने हमारी इन दोनों मांगों को मान लिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित कर दिया और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी लागू कर दिया। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि इन्होंने ये बहुत बड़ा गलत काम कर दिया है, बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि देकर और अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण देकर इन्होंने ये सही काम नहीं किया है, तो भारतीय जनता पार्टी को ये अच्छा नहीं लगा। और उस समय भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में अति पिछड़े वर्ग के लोगों के आरक्षण के खिलाफ, मंडल कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ उस समय भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर धरना प्रदर्शन किया कि ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं होनी चाहिए। आगजनी हुई, पूरे देश में तोड़फोड़ हुआ और इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने इसी खास मुद्दे को लेकर श्री बीपी सिंह की सरकार को गिरा दिया था। श्री बीपी सिंह की सरकार को गिरा दिया था। इसलिए मैं अति पिछड़े वर्ग के लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने आपके आरक्षण को लेकर बीपी सिंह की सरकार गिरा दी हो, पूरे देश के अंदर आपके आरक्षण का विरोध किया हो, आज क्या अति पिछड़े वर्ग के लोग उस भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे? मैं समझती हूँ बिल्कुल नहीं देंगे। इनको ये मालूम था कि ये बात जैसे अति पिछड़े वर्ग के लोगों को मालूम पड़ जाएगी तो शायद पिछड़े वर्ग के लोग इनके बहकावे में नहीं आएंगे। लेकिन बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में इलेक्शन अनाउंस होने से कुछ समय पहले बैकवर्ड क्लास का वोट लेने के लिए तो इन्होंने एक ब्राह्मण को हटाकर यूपी स्टेट का प्रेसिडेंट एक बैकवर्ड क्लास के आदमी को बना दिया, इसलिए ताकि बैकवर्ड क्लास के लोगों का वोट मिल जाए, केवल बैकवर्ड क्लास के वोटों को लेने के लिए। जबकि बहुजन समाज पार्टी ने पिछले कई वर्षों से बैकवर्ड क्लास को यहाँ पर हमने यूपी स्टेट का प्रेसिडेंट बनाया है, हमने मौर्य को भी बनाया है, वर्तमान में रामचल राजभर है, इससे पहले हमने डॉक्टर के सचान को कुर्मी को भी बनाया है, हमने पाल को भी बनाया, बघेल को भी बनाया है। हमने पिछले काफी वर्षों से यहाँ पर बैकवर्ड क्लास को ही स्टेट का प्रेसिडेंट बनाया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो बैकवर्ड क्लास का वोट लेने के लिए तो इन्होंने बहुत बड़ी शैतानी की, चालाकी की और इलेक्शन अनाउंस होने से पहले यहाँ उत्तर प्रदेश के बैकवर्ड क्लास के लोगों को गुमराह करने के लिए तो अपनी पार्टी में एक बैकवर्ड क्लास के आदमी को स्टेट का प्रेसिडेंट बना दिया। और इतना ही नहीं, मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मूल रूप से वो बैकवर्ड क्लास के आदमी नहीं है, वो अपर कास्ट के आदमी है। और जब देश में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई तो उस समय श्री नरेंद्र मोदी तो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो इन्होंने बैकवर्ड क्लास का हक मारने के लिए, उनका कोटा कम करने के लिए अपनी जाति को, अपने मुख्यमंत्री के रहते हुए अपनी जाति को बैकवर्ड क्लास में शामिल करा दिया, जिसको वहां पर दांची के नाम से जानते हैं और आपके उत्तर प्रदेश में उसको तेली के नाम से जाना जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ये मूल रूप से अपर कास्ट का आदमी है,
ये बैकवर्ड क्लास का आदमी नहीं है। इसलिए मैं बैकवर्ड क्लास के लोगों को फिर से ये आगाह करना चाहती हूँ, यदि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी यहाँ सत्ता में आ गई तो केंद्र में इनकी सरकार है, तो सत्ता में आते ही फिर भारतीय जनता पार्टी दलितों, आदिवासियों के साथ साथ या अति पिछड़े वर्ग का भी आरक्षण खत्म कर देगी। ऐसी हमें खास सूत्रों से खबरें मिल रही हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि बीजेपी के यहाँ सत्ता में आने पर खासकर उत्तर प्रदेश में कितने और रोहित वेमुला कांड व दलित ऊना कांड आदि होंगे, तो इसका भी आप लोग खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ मैं आरक्षण को लेकर ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी इन वर्गों के आरक्षण को बरकरार रखने के साथ साथ यहाँ अपर कास्ट समाज एवं अल्पसंख्यक समाज के गरीब लोगों को भी आर्थिक आधार पर अलग से आरक्षण दिए जाने के लिए हमेशा ही इसकी पक्ष कर रही है, जिसे फिर संविधान में संशोधन के जरिए केंद्र की सरकार को ही करना होगा। लेकिन केंद्र में रही पूर्व की कांग्रेसी व वर्तमान बीजेपी की सरकार भी इस पर अमल करने के लिए अभी तक भी तैयार नहीं है। इसी प्रकार केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार के चलते अब पूरे देश में विशेषकर मुस्लिम समाज के लोगों के साथ तो अधिकांश यहाँ सोतेला व पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया जा रहा है, जिसकी खास वजह से ही अब इनकी अलीगढ़ व जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी तक का भी अल्पसंख्यक होने का दर्जा छीना जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी व इनकी केंद्र की सरकार द्वारा इनके खासकर मुस्लिम पर्सनल लॉ, 3 तलाक व कॉमन सिविल कोड आदि में जो दखल देने की कोशिश की जा रही है, तो ये भी अति चिंता की बात है, जिससे हमारी पार्टी कतई भी सहमत नहीं है। इसके साथ ही अब ये लोग अपने जान माल व मजहब की सुरक्षा को भी लेकर हमेशा यहाँ चिंतित व दहशत में ही बने रहते हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि अब तो पूरे देश में सांप्रदायिक व कट्टरवादी ताकतों के मजबूत होने की वजह से आए दिन यहाँ इन लोगों के ऊपर विशेषकर गोरक्षा, लव जिहाद, देशभक्ति व संस्कृति आदि के नाम पर भी काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है। इसके साथ ही आतंकवाद के नाम पर भी अब पूरे देश में यहाँ मुस्लिम व अन्य अल्पसंख्यक समाज के आम लोगों को भी शक की नजरों से ही देखा जा रहा है, जिससे हमेशा इनमें असुरक्षा की भावना ही बनी रहती है। और अब ऐसी स्थिति में यहाँ सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का लागू होना वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार में तो कतई भी संभव नहीं हो सकता है। और अब ऐसे हालातों में अपने वोटों के स्वार्थ में बीजेपी के नेता लोग व खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं श्री अमित शाह भी यहाँ अपनी इन सब कमियों पर से प्रदेश की जनता का ध्यान बांटने के लिए किस्म किस्म की नाटकबाजी भी खूब कर रहे हैं। और आप लोगों को ये मालूम है कि उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी के सभी छोटे से बड़े नेता लोग अपनी हर चुनावी जनसभा में क्या कहते हैं, आपके बनारस में भी यही कहते हैं जो ये दूसरे जिलों में कहते हैं। अपनी चुनावी जनसभा में बीजेपी के नेता लोग क्या कहते हैं कि यदि उत्तर प्रदेश में, यदि केंद्र के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी, आप लोग ध्यान से मेरी बात सुनो, आपको गुमराह कर रहे हैं ये लोग, यदि केंद्र के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी यहाँ सत्ता में आ जाती है तो फिर उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 का बीजेपी की सरकार उत्तम प्रदेश बना देगी। ये लोग जगह जगह अपनी चुनावी जनसभाओं में ये बात कर रहे हैं। इसके साथ ही ये लोग ये भी कह रहे हैं कि जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी पावर में आ जाएगी तो फिर उत्तर प्रदेश में दूध और दही की, अब तो घी पर भी आ गए हैं ये लोग कह रहे हैं जब बीजेपी यहाँ सत्ता में आ जाएगी
तो फिर दूध दही व घी की नदियां बहने लग जाएंगी। लेकिन मैं आप लोगों को सावधान करना चाहती हूँ और बीजेपी के लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता को ना समझ नहीं समझना चाहिए। और मैं उनको ये बताना चाहती हूँ, आप लोगों को भी बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में, केंद्र में, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी या 6 वर्षों तक सत्ता में रही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी या 6 वर्षों तक सत्ता में रही है। और जब 6 वर्षों तक यहाँ सत्ता में बीजेपी रही तो उस समय अधिकांश केंद्र में भी बीजेपी की अपनी सरकार थी। तो जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र में अपनी सरकार के रहते हुए, केंद्र और उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार के रहते हुए यहाँ उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश नहीं बना सकती है और 6 वर्षों के अंदर जब ये सत्ता में थे, केंद्र में भी इनकी पार्टी पावर में थी, तो आप लोगों को पूछना चाहिए कि उस समय इन्होंने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश क्यों नहीं बनाया था? यहाँ दूध घी और दही की नदियां क्यों नहीं बहा थी? तो केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है और सवाल भी कर रही है मायावती कि उत्तर प्रदेश में दूध और दही की नदियां पहले क्यों नहीं बहाई गई थी। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। की न्यूज प्रस्तुति खड़ी डिटर्जेंट रण क्षेत्री। रण क्षेत्री के प्रायोजक हैं खड़ी डिटर्जेंट केक और पाउडर। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। पावर्ड बाय एक्सिस कॉलेजेस कानपुर ऑफ एक्सीलेंस एट एक्सिस कॉलेजेस। मेरे पति मेहनत का काम करते हैं ना, तो कॉलर तो गंदा होगा ही। उनका फेवरेट शर्ट है, ज्यादा घिस नहीं ना सकते, हटवट गया तो। ओ मैडम, ये बहानेबाजी छोड़िए, तो क्या करें? लाइए घड़ी डिटर्जेंट केक जो है कफ और कॉलर का स्पेशलिस्ट। इससे कफ और कॉलर साफ हो पूरी तरह। एक्सिस कॉलेजेस। Feel the power of excellence at Axis Colleges. की न्यूज प्रस्तुति खड़ी डिटर्जेंट रण क्षेत्री। रण क्षेत्री के प्रायोजक हैं खड़ी डिटर्जेंट केक और पाउडर। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। पावर्ड बाय एक्सिस कॉलेजेस कानपुर ऑफ एक्सीलेंस एट एक्सिस कॉलेजेस। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सीधे आपको वाराणसी लेके चलते हैं, जहां पर वाराणसी के रोहनिया में बीएसपी सुप्रीमो जनसभा को संबोधित करेंगे। सन 2007 में नंबर 3 और 4 पर दिखाया था। विरोधी पार्टियों ने मीडिया ओपिनियन पोल और सर्वे को मैनेज करके जब रिजल्ट आया तो उल्टा हो गया। जब रिजल्ट आया तो बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 की पार्टी बनकर उभरी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी आई और बीएसपी की अकेले ही अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। और जो पार्टियां ओपिनियन पोल और सर्वे को मैनेज करके नंबर 1 और नंबर 2 पे दिखा रही थी, वो नंबर 2, 3 और 4 पे चली गई। इसलिए मीडिया में, खासकर ओपिनियन पोल के जरिए सर्वे में, तो जो भी कुछ इन्होंने अभी तक दिखाया है, जब रिजल्ट आएगा तो इस बार सन 2007 की तरह फिर इनकी पोल खुल जाएगी। ओपिनियन पोल की पोल खुल जाएगी। लेकिन इसके साथ ही यहां मैं खासकर वाराणसी, क्योंकि वाराणसी जिला आपके पूर्वांचल में आता है, लेकिन इसके साथ ही यहां मैं खासकर वाराणसी वे आपके पूरे पूर्वांचल क्षेत्र के लोगों को
ये भी कहना चाहती हूँ कि आपके पूर्वांचल क्षेत्र के जो लोग कांग्रेस पार्टी की हुकूमत के दौरान से ही अपनी रोटी रोजी के लिए बड़ी तादाद में मुंबई में चले गए हैं, तो वहां उनके साथ खासकर बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टी शिवसेना द्वारा जो आए दिन सौतेला बर्ताव किया जाता रहता है, तो इसका भी बदला अब आप लोगों को इस चुनाव में यहाँ भारतीय जनता पार्टी से ब्याज सहित खासकर पूर्वांचल के लोगों को जरूर लेना है। इसी प्रकार कांग्रेस पार्टी भी आपके दिल्ली में बसे हुए लोगों को क्या कहती है, ये गंदगी है यूपी की। इसी प्रकार कांग्रेस पार्टी भी आपके दिल्ली में बसे हुए लोगों को गंदगी बताकर जो उनका अब तक काफी ज्यादा अपमान करती रही है, तो ऐसी पार्टी को भी अब आपको इस चुनाव में जरूर सबक सिखाना है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी तो चुनाव का नतीजा आते ही या खुद ही ऑक्सीजन में चली जाएगी, और यदि इसमें कुछ कमी रह भी गई तो उसे फिर इनके खुद के चाचा श्री शिवपाल यादव ही जरूर पूरा कर देंगे। इसके अलावा सावधानी के तौर पर यह मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री का अपनी हर चुनावी जनसभा में अक्सर ये कहना कि सपा व बीएसपी आपस में मिले हुए हैं, जिस पर सन 1995 की घटना के बाद से यहाँ जल्दी से कोई भी यकीन नहीं कर सकता है, जबकि वास्तव में बीजेपी व प्रधानमंत्री खुद ही अपने राजनीतिक स्वार्थ में शुरू से ही यहाँ समाजवादी पार्टी मिले हुए हैं। यही मुख्य कारण है कि उत्तर प्रदेश की जनता सपा के गुंडा माफिया व जंगल राज आदि से लगातार यहाँ पिसती रही है, और इस मामले में सन 2014 तक रही केंद्र में पूर्व की कांग्रेसी, और इसके बाद सन 2014 से वर्तमान भाजपा सरकार भी लगातार यहाँ मूक दर्शक ही बनी रही है, जिसकी सजा इस चुनाव में प्रदेश की जनता यहाँ सपा व कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी को भी जरूर देगी। ऐसे में प्रधानमंत्री का अपनी अधिकांश चुनावी जनसभाओं में ये कहना कि बीजेपी अब तक 5वें चरण की हुई वोटिंग में ही, आज 6वां चरण का वोट चल रहा है, तो 6वें चरण से पहले वो क्या बोलते थे। ऐसे में प्रधानमंत्री का अपनी अधिकांश चुनावी जनसभाओं में ये कहना कि बीजेपी अब तक 5वें चरण के हुई वोटिंग में ही अपनी सरकार बना चुकी है। अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए पीएम क्या बोलते हैं कि बीजेपी अब तक 5वें चरण के, आज 6वां चरण हो गया, कल से कहने लग जाएंगे 6वें चरण की हुई वोटिंग में ही अपनी सरकार बना चुकी है। जो इनकी ये बात हमें दिन में तारे देखने के ही समान लगती है, और अब इनकी ऐसी हवाई व खोखली बातों पर इनकी खुद की पार्टी के लोग भी आसानी से यकीन करने वाले नहीं हैं। इसके साथ ही यहाँ मैं प्रधानमंत्री को ये भी कहना चाहती हूँ, इनके बिना पूरी तैयारी के लिए गए नोटबंदी के फैसले को लेकर पार्लियामेंट के अंदर, संसद में अकेले हमारी पार्टी ने ही नहीं बल्कि पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर ये कहा था कि केंद्र की सरकार को अपने इस फैसले के लेने से पहले कुछ दिन का समय देश की लगभग 90% आम जनता को इससे निपटने के लिए जरूर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा न किए जाने की वजह से ये लोग अभी तक भी जबरदस्त पीड़ा में चल रहे हैं। ये बात हमने पार्लियामेंट के अंदर अकेले बीएसपी ने ही नहीं बल्कि पूरे विपक्ष ने कही थी, और ये बात पूरे विपक्ष ने पार्लियामेंट के अंदर अपने खुद के हित में नहीं बल्कि पूरे देश के लगभग 90% आम जनता के हित में कही थी, जिसे भी अब ये लोग इस चुनाव में यहाँ काफी गलत तरीके से भुनाने की ही पूरी कोशिश में लगे हैं। ऐसी स्थिति में अब आप लोगों को अपना वोट
इन सभी विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। और वैसे भी प्रदेश में अभी तक जो भी वोट पड़ा है तो उससे अब तक के यही शुभ संकेत मिल रहे हैं कि अब इस चुनाव में बीएसपी की अकेले ही अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनने के लिए जा रही है, जिसे बीजेपी ने अंदर अंदर स्वीकार भी कर लिया है। और अब बीजेपी यहाँ वास्तव में सपा व कांग्रेस गठबंधन से दूसरे व तीसरे नंबर पर आने के लिए ही ये चुनाव लड़े हैं। इसलिए दोनों रोड शो निकाल रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं कि किसकी भीड़ ज्यादा है। दूसरे और तीसरे नंबर पर आने के लिए ही इनका ये रोड शो चल रहा है। और इनकी इस बात की पुष्टि और बीजेपी जो है अब ये चुनाव यहाँ पर सरकार बनाने वाली नहीं है, जिसे अब बीजेपी ने अंदर अंदर स्वीकार भी कर लिया है। और अब बीजेपी यहाँ वास्तव में सपा व कांग्रेस गठबंधन से दूसरे व तीसरे नंबर पर आने के लिए ही ये चुनाव लड़ रही है। और इनकी ध्यान से सुनो, और इनकी इस बात की पुष्टि अभी 3 दिन पहले अर्थात 1 मार्च से केंद्र की सरकार द्वारा चुनाव के बीच में ही यहाँ घरेलू गैस सिलेंडर की काफी ज्यादा बढ़ाई गई कीमतों से ही हो जाती है। इसके साथ साथ इससे ये भी स्पष्ट हो जाता है कि यदि इस चुनाव में बीजेपी वास्तव में यहाँ सरकार बनाने की लाइन में खड़ी होती तो तब फिर ये पार्टी खासकर यहाँ चुनाव के बीच में ही आपके घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत कदापि नहीं बढ़ाती। कंगा बन गया देश की फौज। 40 साल से 1 रैंक 1 पेंशन ओआरओपी उसके लिए मांग कर रही थी। फौज के लोग कह रहे थे हमारा हक का है, हमें मिलना चाहिए। लेकिन भाइयों बहनों, अर्थात अब इस चुनाव में वास्तव में यहाँ बीजेपी के श्री नरेंद्र मोदी और श्री अमित शाह, आपको मालूम है ये कौन है दोनों? श्री नरेंद्र मोदी श्री अमित शाह का गुरु है और अमित शाह श्री नरेंद्र मोदी का चेला है। हालांकि आज रोड शो में जिस गाड़ी में नरेंद्र मोदी घूम रहा था, क्योंकि मैं पिछले कई दिनों से बोल रही हूं, तो शायद उसने अपने चेले को आज नहीं बिठाया रोड शो में। अर्थात अभी चुनाव में वास्तव में यहाँ बीजेपी के श्री नरेंद्र मोदी व श्री अमित शाह के यानी कि इन दोनों गुरु व चेले के साथ साथ यहाँ इनके भतीजे के भी, जो कि नरेंद्र मोदी मुलायम सिंह को अपना भाई मानते हैं, तो उनका बेटा क्या लगा, उनका भतीजा लगा, उसको बड़ा भाई मानते हैं। और मुलायम सिंह का तो श्री नरेंद्र मोदी तो वो छोटा भाई लगा। तो फिर अखिलेश का क्या लगा, नरेंद्र मोदी चाचा, अमित शाह भी चाचा लगा। अर्थात अभी चुनाव में वास्तव में यहाँ बीजेपी के श्री नरेंद्र मोदी व श्री अमित शाह के यानी कि इन दोनों गुरु व चेले के साथ साथ या इनके भतीजे के भी अर्थात सपा के बबुआ के भी सुनामी वाले ही काफी बुरे दिन आने वाले हैं। और अब खासकर इस सपा के बबुआ को तो यहाँ सपा की भाभी भी नहीं बचा पाएगी। और वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि चुनाव में सपा के बबुआ की जितनी भी
चुनावी जनसभाएं हुई हैं, वो मेरी चुनावी जनसभा की तरह लाखों लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा नहीं हुई है। एक दो चुनावी जनसभा में देखा कि भीड़ बहुत कम थी, तो उस बबुआ ने, उस बेचारे ने फिर नुक्कड़ अपनी जनसभाएं करनी शुरू कर दी। अब वो मैं देख रही हूँ कि पिछले 20-22 दिन से वो एक एक जिले में 7-7, 8-8 मीटिंगें कर रहा है। वो जनसभा नहीं, वो उसकी नुक्कड़ जनसभा है। और जो कुछ अब बोलता क्या है, वो ज्यादातर अपने साइकिल का प्रचार कम करता है और बीएसपी के हाथी चुनाव चिन्ह का कि फत्तर वाला हाथी कहकर और ऐसी बातें करता है हाथी के बारे में कि बैठा है तो बैठा है, खड़ा तो खड़ा है। ये तो सबको मालूम है कि फत्तर का हाथी जो खड़ा वो खड़ा ही रहेगा, बैठा है तो बैठा ही रहेगा। तो वो ऐसी बातें करता है, इसलिए तो हमारे लोग उसको बबुआ कहते हैं। उसको सपा का बबुआ क्यों कहते हैं? और जब वो नुक्कड़ अपनी जनसभाएं लेता है, तो जब वो ऐसी बबुआ वाली बातें करता है और बीएसपी का फ्री में प्रचार करता है, हाथी का, साइकिल का कम करता है, तो जब वो ऐसी बबुआ वाली बातें करता है, तो उसकी नुक्कड़ जनसभा में जो लोग भी आते हैं, तो आधे लोग तो कानों में उंगली लगाकर वो सो ही जाते हैं, वहां पे सोते रहते हैं वो कि भाई किस बबुआ की नुक्कड़ जनसभा में आ गए। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं आप लोगों को ये भी विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनने पर सर्वप्रथम यहाँ सपा के गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अराजक, भ्रष्ट व सांप्रदायिक तत्वों के जंगल राज का सफाया कर दिया जाएगा, खात्मा कर दिया जाएगा और ऐसे सभी आपराधिक तत्वों को फिर जल्दी ही जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा, जहां इनकी मेरी सरकार में सही व असली जगह होती है, ताकि फिर प्रदेश में हमारी बहन बेटियां अपने किसी भी जरूरी कार्य से दिन छिपे के बाद भी अकेले ही बाहर आ जा सके। लेकिन इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि प्रदेश में किसी भी जाति व धर्म से जुड़े जिन बेकसूर लोगों को जबरदस्ती अपराधी बनाकर उन्हें वर्षों से जेलों में कैद करके रखा हुआ है, तो उन मामलों की हमारी सरकार द्वारा इस बार समीक्षा करवाई जाएगी और इसकी रिपोर्ट आने पर फिर ऐसे सभी बेकसूर लोगों को जेलों से रिहा भी करवा दिया जाएगा। इसके साथ साथ वर्तमान सपा सरकार में जिन पीड़ित लोगों की थानों में एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, तो उनकी विशेष अभियान के जरिए एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी तथा उन्हें समय से न्याय भी जरूर दिलवाया जाएगा। इसके साथ ही मेरे पूर्व के शासनकाल की तरह इस बार भी बिना पक्षपात के ही प्रदेश के सभी वर्गों व विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हित व कल्याण का भी हर स्तर पर पूरा ध्यान रखा जाएगा। और इस मामले में खासकर यहाँ सबसे ज्यादा परेशान हालत में चल रहे किसानों की सभी फसलों की बकाया पड़ी धनराशि का भी फिर बहुत जल्दी ही भुगतान करवा दिया जाएगा और इनकी अन्य सभी समस्याओं का भी समय से ही समाधान कर दिया जाएगा। इसके अलावा मेरी सरकार द्वारा प्रदेश के समूचे व्यापारियों की सुरक्षा करने के साथ साथ इनके व्यापार से जुड़ी सभी समस्याओं के निदान के लिए भी इस बार एक अलग से आयोग का भी गठन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश में रोजमर्रा की सभी जरूरतों को भी समय से ही पूरा करवाया जाएगा और इतना ही नहीं बल्कि मेरी सरकार में जनहित व जन कल्याण की जो भी योजनाएं शुरू की गई थी तो उन्हें भी फिर से चालू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही सपा सरकार ने अपनी जातिवादी
व राजनीतिक द्वेष की वजह से जिन जिलों व संस्थानों व योजनाओं आदि के नाम बदल दिए हैं तो उन्हें भी फिर से बहाल कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ मेरी सरकार में सपा सरकार की तरह यहाँ प्रदेश के खासकर बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता नहीं बल्कि उन्हें सीधे ही सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार ही उपलब्ध कराए जाएंगे और इस मामले में खासकर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार देने के लिए भी विशेष कदम उठाए जाएंगे और इस बार भर्ती प्रक्रिया भी काफी आसान कर दी जाएगी। इसके साथ ही बीएसपी की सरकार में जहां सपा सरकार की तरह गरीब व जरूरतमंद लोगों को लैपटॉप व मोबाइल आदि देने की बजाय उन्हें उनकी जरूरत के हिसाब से सीधे तौर पर ही आर्थिक मदद दी जाएगी ताकि फिर वो अपने हिसाब से अपनी प्राथमिक जरूरतों को पूरा कर सकें। इसके साथ साथ प्रदेश में गरीब लोगों को राशन सस्ता मिले तथा बिजली पानी व स्वास्थ्य सेवाएं आदि ये सभी सस्ती व समय से मिले अर्थात इन सब मामलों में हमारी सरकार द्वारा जरूरी ठोस कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में जहां धन्ना सेठों के अमीरों के बच्चे नहीं पढ़ते हैं अर्थात गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। इसके साथ ही प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में वर्तमान सपा सरकार की तरह अब बच्चों को पका हुआ घटिया खाना नहीं दिया जाएगा बल्कि इसके स्थान पर इस बार हमारी सरकार द्वारा इन बच्चों को दूध, बिस्कुट, अंडा, चना, केक व फल आदि ही दिए जाएंगे और इनकी क्वालिटी का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में खासकर गरीब, मजदूर, छोटे किसान व अन्य मेहनत कश लोग भी जो वर्षों से यहाँ छोटे छोटे कर्जों में काफी बुरी तरह से डूबे हुए हैं और उनसे वसूली के लिए बैंक वाले आए दिन उन्हें परेशान ही करते रहते हैं जिसकी वजह से अभी तक यहाँ काफी लोगों ने तो दुखी होकर अपनी आत्महत्या तक भी कर ली है। जिसे गंभीरता से लेते हुए इस बार हमारी पार्टी की सरकार द्वारा इन सभी दुखी व पीड़ित लोगों के 1 लाख रुपए तक के कर्जे भी जरूर माफ कर दिए जाएंगे। अर्थात अब इनका ये कर्जा मेरी सरकार की ओर से ही दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश के गरीब लोगों को नियमों के तहत फिर से यहाँ सरकारी जमीनों के खेती करने के लिए पट्टे दिए जाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि वर्तमान सपा सरकार में जिन भू माफियाओं ने आपके पट्टों पर कब्जे कर लिए हैं तो बीएसपी की सरकार के बनते ही विशेष अभियान के जरिए उन कब्जों को मुक्त कराया जाएगा और जिन्होंने कब्जे कर लिए हैं इस बार उन्हें सूखा नहीं छोड़ा जाएगा बल्कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करके उनको जेलों के अंदर भेज दिया जाएगा। कदम उठाए जाएंगे और इस मामले में वर्तमान सपा सरकार के खासकर बड़े बड़े आर्थिक फैसलों की व सरकारी भर्ती आदि की भी जरूर जांच करवाई जाएगी। इसके साथ साथ आपके वाराणसी जिले की जनहित से जुड़ी जो भी स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी दूर करने का हर संभव पूरा प्रयास किया जाएगा। और खासकर यहाँ आपके वाराणसी जिले में जो बुनकरों की विभिन्न समस्याएं हैं जिसकी तरफ न वर्तमान सपा सरकार ने ध्यान दिया है न केंद्र की सरकार ने ध्यान दिया है, मैं अपने बुनकर भाइयों को ये बताना चाहती हूँ कि इस बार बीएसपी की सरकार बनने पर जो हमारे बुनकर भाई हैं उनकी समस्याओं का भी जरूर समाधान कर दिया जाएगा। इस प्रकार से बीएसपी के पूर्व के रहे शासनकाल की तरह ही फिर से यहाँ उत्तर प्रदेश में हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का राज कायम करने के साथ ही यहाँ सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर
आधारित की सरकार चलाई जाएगी, जिसके लिए प्रदेश के पुलिस व प्रशासन से जुड़े सभी छोटे बड़े अधिकारियों को भी चुस्त व दुरुस्त भी किया जाएगा। इसके साथ साथ इनकी अर्थात अधिकारियों की जो भी जायज समस्याएं होंगी तो उन्हें भी इस बार सरकार बनने पर जरूर दूर कर दिया जाएगा। और अब अंत में मेरा यही कहना है कि प्रदेश में इन सभी कार्यों को पूरा करने के लिए अब भी चुनाव में आपको व आपके क्षेत्र की जनता को भी अपने हितों में या अकेले बीएसपी की ही अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी होगी। और इसके लिए अब आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन अपने सभी कामकाज को छोड़कर प्रातः सबसे पहले ही अपने अपने पोलिंग बूथों पर अपना वोट डालने के लिए जरूर जाना है। और इस मामले में हमारी माताएं बहनें भी पीछे नहीं रहेंगी। वोट वाले दिन हमारी माताएं बहनें जो आज बड़ी संख्या में मुझे सुनने के लिए आई हैं, मेरा उनसे भी ये अनुरोध है कि वोट वाले दिन आप अपने मर्दों से आदमियों से पीछे नहीं रहेंगी, बल्कि उनसे आगे निकलकर अपने अपने पोलिंग बूथों पर जाकर अपने उम्मीदवारों को वोट जरूर डालेंगी। इसके साथ ही अपनी पार्टी के लोगों का कोई भी वोट पड़ने से ना रह जाए, तो इसका भी संबंधित क्षेत्र के पार्टी के लोगों को जरूर ध्यान रखना है। और अब मैं आप लोगों से यही अनुरोध करती हूँ कि आप लोगों को अपनी पार्टी के इन सभी उम्मीदवारों को जो आपसे वोटों की भी अपील कर रहे हैं, तो इन्हें आप लोग अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के इनको जरूर जिताएंगे और इस बार अपनी पार्टी की अकेले ही पूर्ण बहुमत की भी सरकार जरूर बनाएंगे। और अब मैं पुनः आप लोगों से अपनी ओर से भी, पार्टी की ओर से भी, अपने उम्मीदवारों की ओर से भी ये अपील करती हूँ कि बीएसपी का चुनाव चिन्ह हाथी है। आप लोग हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर बहुजन समाज पार्टी के इन सभी प्रत्याशियों को रिकॉर्ड तोड़ वोटों के अंतर से जिताकर इनको उत्तर प्रदेश की असेंबली में जरूर भेजेंगे। ऐसी अपील के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत। अब करो विजय की तैयारी, निश्चित है जीत हमारी। अब करो विजय की तैयारी, निश्चित है जीत हमारी।